अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी मेजबान अबीहा एजाज, प्रोग्राम नियो पाकिस्तान, और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए, आपके दिन में कंट्रीब्यूट करने के लिए हम जनाब एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और आज का दिन जनाब 23 मार्च, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। नो डाउट ये बात हम सब जानते हैं, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि किन मेहनतों से, किन कुर्बानियों से हमने ये मुल्क, ये आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान हासिल किया है। आज के दिन ही उस नज़रिए की बुनियाद रखी गई कि पाकिस्तान का जो है वो एक अलग क़याम होना चाहिए, एक अलग वजूद होना चाहिए। दो कौमी नज़रिया, बहुत अरसा हिंदू मुसलमान एक खित्ते में रहे, एक साथ उन्होंने अपना कल्चर शेयर किया, लेकिन ये बात तय हुई कि ये दो कौमें बिलाखिर एक साथ नहीं रह सकती हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की मौजूदगी में मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को एक राह दिखाई गई और फिर बहुत कुर्बानियां दी गई इस मुल्क को हासिल करने के लिए। आज का नौजवान, मैं समझती हूं कि ये समझता है और अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाना चाहता है और कोशिश करता है कि वो मुल्क के बाहर दुनिया के किसी भी खित्ते में जाए, किसी भी कोने में जाए, तो पाकिस्तानी की हैसियत से अपना सर फखर से बुलंद करके बता सके कि हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो जनाब आज के दिन की जो हिस्ट्री है इस पर हम रोशनी डालेंगे, और जो मेहमान हमारे साथ, जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे आज के पहले गेस्ट किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की सहाफत में जब भी नाम लिया जाता है हमारे सीनियर एंकर्स का, एनालिस्ट का, तो उनमें इनका नाम जनाब शुमार होता है। मैं किसी और की बात नहीं कर रही। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। और 23 मार्च की बात हो, जज्बों को एक मरतबा फिर से उभारने की बात हो, म्यूजिक उसमें ना हो, हमारे मिली नगमे उसमें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुलकारी की और पाकिस्तानी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनके लिए ये जो मेरे अगले मेहमान हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इन्होंने जो भी गाया हमारे दिल को जनाब खूब भाया। हमारे अगले मेहमान रफाकत अली खान साहब, शुक्रिया जनाब वक्त निकालने के लिए। जनाब हिस्ट्री की बात करेंगे तो तारीखदान हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आज के शो में। और हमारे आज के आखिरी मेहमान इंजीनियर असद अली कुरैशी साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और यह सब, सबसे पहले आज के दिन की जो हिस्ट्री है, जरा माजी में जाते हैं और आज के दिन की जो अहमियत है उस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। देखिए 23 मार्च वो सारे का सारा गुज़श्ता तकरीबन 200-300 सालों की एक इंसानी और बरसगीर की तारीख की एक कल्मिनेशन, जो कहते हैं इंतहा होती है। यूरोप में, पूरी दुनिया में एक इल्म पढ़ाया जा रहा था 200-300 सालों से, जिसे सेकुलर नॉलेज कहते हैं। उसके अंदर दो चीजें बुनियादी थी। एक तो ये है कि कौमें जो हैं ये रंग से, जुबान से, इलाके से और नस्ल से बनती हैं, ये फैसला था उनका, यही पढ़ाया जाता था, और कोई पांचवी चीज नहीं पढ़ाई जाती जैसे कौम बनती। दूसरी ये बताया जाता था कि रिलीजन हैज नो बिजनेस विद द स्टेट, मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। ये 200-250 साल लगा के यूरोप ने ये काम किया। 1905 में पूरा यूरोप ने ये दोनों कामों के हिसाब से दुनिया को तकसीम करना शुरू किया। अब दुनिया में अमन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद पहली जंग अजीम लड़ी, दूसरी जंग अजीम लड़ी, मजहब इंसानी तारीख से निकल चुका हुआ था, मौजूद नहीं रखता था। 16-17 करोड़ बंदा मार दिया, रंग की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे। जर्मन सुपीरियर है, इटालियन सुपीरियर है। इंसानी तारीख में कभी किसी चीज ने भी इतने लोग नहीं मारे जितने इस तकसीम ने मारे। उसकी बुनियाद के ऊपर 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया, 1924 में वीजा रेगुलेशंस आई, 1926 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आई। हर एक ने कहा हम अपने हिसाब से तकसीम चाहते हैं। मिस्र वालों ने कहा हम बाबल नील के वारिस हैं, हमें मिस्री कौम है, हमें दे दो। बाबल नैनवा वालों ने कहा हम फुरात और उसके किनारे आबाद सदियों की हमराबी के कवानीन हमें दे दो, ले लो। इवन ये कि बेल्जियम वो जगह था, छोटी सी रियासत जो कि जिसका किंग लहदा था, उनका हम फ्रांस के साथ नहीं रहना चाहते, उनका तुम्हारी बाउंड्री काटते हैं, नेशन स्टेट बना देंगे। ये जब तकसीम आई ना बरे सगीर में, तो मैंने एक बिल्कुल अलग तकसीम बताई
मैंने कहा मैं हूं मोहम्मद हुसैन चीमा, अच्छा, ये है अर्जुन दास चीमा। हमारा दादा एक था, हम साग एक तरह का खाते हैं, हम हीर एक तरह की खाते हैं, हम भंगड़ा एक तरह का डालते हैं, हमारे सब दादा परदादा। मेरा भाई नहीं है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता, ये अमल है। ये जो तस्वर बना दिया गया है ना हमारे यहाँ, एक उल्टी गंगा चलाई है कि पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों, पठानों ने मिलके ये मुल्क में, नहीं, मैंने पंजाबियों से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था, वरना मेरे तरह के 2 करोड़ पंजाबी तो साथ आबाद है। मैंने सिंधियों से इनकार किया था, वरना 70 लाख के करीब सिंधी जो हैं आज भी राजस्थान के उस तरफ आबाद है। मैंने बलोचों से इनकार किया था ये मुल्क बना था, वरना आज भी 60 लाख बलोच जो हैं ईरान के अंदर मौजूद है। पश्तूनों का तो पूरा मुल्क मौजूद था। हमने कहा नहीं भाई मुझे बाउंड्री ऐसे काटेंगे, और हमने ऐसी बाउंड्री काटी। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बताऊं, 1940 के ऐलान से पहले 30 साल इस बड़े सगीर के ऐसे गुजरे हैं, 30 साल इस बड़े सगीर के ऐसे गुजरे हैं कि जहां एक और 2 कौमी नजरिया था, हिंदू ने पेश किया था, वो यक कौमी नजरिया था। सावरकर और गोलवारकर ने एक शुद्धि और संगठन की तहरीक चली थी कि इस बड़े सगीर के अंदर ये देवताओं की जहां से आरएसएस मोदी निकले, ये बड़े सगीर की सरजमीन है, इस पे सवाए हिंदू के किसी और को रहने का। और ये किस सन में निकली? 1920 शुद्धि और संगठन। अच्छा। शुद्धि कहते हैं मजहब वापस लाओ। अच्छा। यानी जो जहां का राजपूत है, जो जहां का रहने वाला पुराना जाट है, ये बेसिकली इन्होंने धर्म को ब्रिज। तो सर कल्चर और मजहब की जंग तो छिड़ रही थी क्या, ये भी कहते हैं साथ साथ वो भी जोर पकड़ रही थी? बेसिकली हिंदू कहते कि ये जो पवित्र सरजमीन है ना, इस उनका नजरिया ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वालों के देवताओं की सरजमीन, वही सरजमीन है। ठीक है, इसमें ब्राह्मण रह सकता है, क्षत्रिय रह सकता है, शूद्र रह सकता है, वेश रह सकता है, इसमें मुसलमान नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? मुसलमान कहते ये मलीच है, मलीच। जो भी बाहर से आया है उसने इस सरजमीन को नापाक किया है। जैसे कि वो अपने गांव को मुगल आया, ये सब जिन्होंने, इनको कहते वापस भेज दो, जो ओरिजिनल मुसलमान हुए हैं उनको हम मुसलमान करेंगे। शुद्धि की तहरीक में मुसलमानों ने जफर अली खान ने 1924 में लिखा था, है चक्की संगठन की आस्था शुद्धि की चलनी का, जो आटे गंदम की तरह पिसिए तो आटे की तरह चली। संगठन ये कहती थी अगर कुछ शख्स नहीं आता तो हम उसको मार मोर के लेके आएंगे। आज भी उसके ऊपर फिर आरएसएस बनी। आप देखें आरएसएस बनी 1925 में, नागपुर में हेडक्वार्टर था, और एक ही नारा था कि हम ये सेकुलर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं मानते। उसको नेहरू ने कहा आओ कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, उनका ना बड़े सगीर में किसी को ना ईसाई को रहने का हक हासिल है, ना हिंदू, ना उसको मुसलमान को रहने का हासिल है, ना बुद्ध को रहने का हक है। उसके बाद 1930s का खुतबा आया अल्लामा इकबाल का कि नहीं रहना चाहते हो हम रहना। और कमाल की बात यह है, मैं बनारस यूनिवर्सिटी में था, हम कहते हैं कल्चर एक तरह की, तो वहां हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया कल्चर का, मैं आर्कियोलॉजी का डीजी था। मैंने कहा मुझे ये बताइए, मुझे आप कहते हैं आप हमारा कल्चर अपना, प्रिडोमिनेंट कल्चर किसका है? बिरयानी हम लेके आए, पुलाव हम लेके आए, कबाब शामी हम लेके आए, चिपली कबाब हम लेके, कौन सी ऐसी डिश है उठा कर देखो, मैं गिनने शुरू की जिस जहां यहां बनती थी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए, रबाब हम लेके आए, ठीक, हारमोनियम से लेके तबला तक जहां की इजाद थी वहां से। यहाँ एक अलगोजा होता था और बांसुरी, और बांसुरी और अलगोजा नेचुरल साज है, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, वरना तमाम तर सेंट्रल एशिया के साज है जितने भी यहाँ आए, जितने भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, डोम हम लेके आए, गुंबद हम लेके आए, मिनारेट्स हम लेके आए, आर्चेस हम लेके आए, पिटोरा वर्क हम लेके आए, मरम्मतकारी हम लेके आए, तो अच्छा उसके बाद गजल हम लेके आए, मरसिया हम लेके आए, रुबाई हम लेके आए, खाका। तो हमारी तहजीब थी। औलिया साहब आपने बहुत मैं समझती हूँ कि जितनी खूबसूरती से तारीख के जो सुनहरे बाग को ये बयान कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक भी जनाब जरूरी है, लेकिन प्रोग्राम यहीं तक नहीं है, बहुत सारी और बातें जानेंगे हमारे मेहमानों से, तो आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। तुम्हारा
तुम हो पास पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा पास के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी लहरों पर मारे हैं, कहकशा के ये जागे रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा के। बहुत खूब कमाल। और आज के दिन ऐसी गुलकारी ना हो ये मुमकिन नहीं। बहुत खूब हिस्ट्री की जनाब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं और औरिया साहब ने जिस खूबसूरती से खूबसूरत जो बाब हमें तारीख के सुनाए, मैं चाहूंगी इसी को कंटिन्यू करूं। डॉक्टर साहब भी शामिल गुफ्तगू हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। औरिया साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि जनाब कल्चर एक है, जबान एक है, खाना पीना एक है, रहन सहन एक है, लिबास भी कमोपेश एक तरह का है, फिर भी इतनी ज़्यादा नफरत उस टाइम पे बढ़ी। मैं चाहूँगी थोड़ा सा जो कुर्बानियाँ दी गई उस वक्त उसका भी जिक्र करते हैं, किस तरीके से मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी इस पूरी हिजरत में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मुझे बुलाया आपने। और ये साहब की बात के बाद बोलना तो और मुश्किल हो जाता है। मैं चूँकि एक तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, जैसे खान साहब ने कहा यूरोप बहुत घूमे हैं, ठीक है, रेनेसांस से पहले रिलीजन बहुत डोमिनेट करता था यूरोप में। अब फिर एक रिएक्शन आया, प्रोटेस्टेंटिज्म आया और मार्टिन लूथर ने एक इंकलाब बर्पा किया रिलीजन के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़, जिससे छोटी छोटी रियासतें बनती चली गईं। फिर एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी आई, जो कि ज़ाहिर रिलीजन को नफ़ी करते हुए ज़ुबान, कल्चर, टेरिटरी की बुनियाद पर आई। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट से पहले तो किसी को नहीं पता था कि मैं इटालियन हूँ, जर्मन हूँ, मुख्तलिफ। अभी भी जर्मन जो है वो ऑस्ट्रिया में भी मौजूद हैं। चलें छोड़िए, वो तो बहुत कदीम तारीख हो जाएगी। मॉडर्न तारीख ले लीजिए, अरब कौमियत को बेदार किया लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने। फिर भी कितने 30 से ज़्यादा ममालिक, मोरक्को से लेकर ओमान तक
अरबी बोलने वाली, एक ही ज़ुबान बोलने वाले, एक ही कल्चर के लोग हैं। तो मैं नहीं समझता, मैं इनसे माजर से चाहता हूँ कि पंजाबी कल्चर कोई जो साउथ का कल्चर उससे मिलता है, कुछ नहीं मिलता। ज़ुबान में बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह सेंट्रल एशिया की बहुत सारी ज़ुबान के हमारे यहाँ इससे मौजूद हैं। असल में इशू ये है कि अंग्रेज़ों ने आकर इस सब कॉन्टिनेंट को, जो कि स्मॉल कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं, बरे सगीर जिसे कहा जाता है, जब कहते हैं, जब बरे सगीर जब कहते हैं, इसका मतलब है जिसमें बेशुमार ममालिक थे, बेशुमार रियासतें थी, बेशुमार कल्चर थे, रेसेस थी, कौमें थी। इसी बात का इदराक सर सैयद ने किया। इसी की बुनियाद पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में साइंटिफिक बुनियादों पर बता दिया कि नॉर्थ वेस्ट में इन 4 जो सूबों में, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाए गए सूबे, यकीनन अंग्रेज़ों से पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं थी, यहाँ पर छोटी छोटी, अगर ह्यूमन अंग्रेज़ों के आने के बावजूद 600 के करीब, 550 और 600 के करीब मोहतात अंदाजे के मुताबिक छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि तकरीबन खुद मुख्तार थी। लिहाजा ये मॉडल चल रहा था, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक प्रिंसली स्टेट्स की चल रही थी। तो ये जो हमें यकदम ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में ना बनाई जाती और यह सब ना जमहूरियत आती, ना ही सियासी जमात का तस्वर आता, जो कि इंग्लैंड में मौजूद था 1688 से पहले से मौजूद था, इनकलाब बरतानिया से पहले। यहाँ जब आया मॉडल तो उस वक्त उनके अंदर इंजेक्ट किया कि एक कौम है इंडिया। अच्छा, उस एक कौम के तस्वर से, जो कि शुद्धि और संगठन में उससे पहले आर्य समाज 1875 में ले आई थी कि ये हिंदुस्तान आर्यंस का है और उसकी एक्सटेंशन है शुद्धि और संगठन भी। ये चीज़ें चल रही थी, तो इसकी जो जिद आई जमहूरियत की और फिर इस हिंदू इंतहा पसंदी की जो जिद आई, फिर वो 2 कौमी नज़रिया आया। सबसे पहले हमें चैलेंज करना पड़ेगा एक कौमी नज़रिया को, वेदर देयर वाज वन नेशन और नॉट। नो, नॉट एट ऑल। अगर इंडिया कहता हम एक कौम है, क्या बिहारी एक है? बंगाली तो मानते ही नहीं थे, बंगाली तो अपने ही कल्चर पे फख्र करते थे, और वो तकसीम हुआ बंगाल तो पता चल गया, कली खुल गई ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की भी, बंगालियों की। इवन लाला लाजपत जब पंजाबी था यहाँ का, वो बंगाल की तकसीम के खिलाफ बोला। NWFP 1901 में बना, वो उसके खिलाफ नहीं बोला। पंजाबी बोलने वाले पेशावर चला गया, हज़ारा डिवीज़न चला गया, और जनाब डेरा इस्माइल खान चला गया, वो उसके लिए इदराक नहीं था। तकसीम बंगाल पे जो इदराक आया, उसकी वजह वहाँ पर मुसलमानों का एक सूबा अक्सरियत पे आ गया था। अब हम बात करते 23 मार्च ज़ाहिर है इसी चीज़ का, जो औरिया साहब ने कहा, ये तमाम मराहिल से गुजर कर जब 23 मार्च में जिना के सामने मसला सामने इधर पेश आता है, तो उससे पहले जो 2 साल जो कांग्रेस की वजारतें हैं, वो कांग्रेसी वजारतें 1935 के एक्ट के तहत बनी। 1965 के एक्ट के तहत लगता था अंग्रेज जो है वो ट्रांसफर पावर कर रहे हैं और हिंदुस्तान को नेक्स्ट जो आइन आएगा, जो एक्ट आएगा, आज़ादी मिल जाएगी। और पहली दफ़ा 11 सूबे जो कि अंग्रेज़ों ने बनाए, उससे पहले कोई सूबे का तस्वर, मुगलों के दौर में और था तस्वर, उससे पहले सल्तनत दिल्ली में और था तस्वर, ख़ानदान गुलामा में और था, हिंदू शाही दौर में कुछ और था तस्वर। उन्होंने आके जो दिया बस आखिरी, उन्होंने जब तस्वर दिया 11 सूबों में, 11 सूबों में से 8 सूबों पे कांग्रेस में हुकूमत बना दी, और उससे लगा, जो जिना को लगा, मुसलमानों को लगा कि शायद ये हिंदू राज आ गया है, और अगर कल को अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ देते हैं तो ये फिर ये मरकज भी आकर मुसलमानों का क्या बने। और ये साहब इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से बढ़ाएंगे। और ये साहब की मुस्कुराहट के पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम जानेंगे, और खासकर आज के दिन की जो अहमियत है, या जिस तस्वुर का जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने किया, इसको जरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और 23 मार्च यानी कि आज के दिन की जो हिस्ट्री है, जो अहमियत है, उस पर बात हो रही है। थोड़ी सी तारीख, हमें आज बहुत कुछ सीखने का, जानने का मौका मिल रहा है हमारे मेहमानों से। लेकिन ब्रेक से पहले औरिया साहब का जो एक कमेंट था वो ऐड ऑन करना चाह रहे थे, जब डॉक्टर साहब इस डिवीजन की और इस खित्ते की तकसीम की बात कर रहे थे, तो वो क्या कहना चाह रहे थे मैं चाहूंगी। देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने की हैं एक फिजिकल जो गोरे की तकसीम के हिसाब से, और फिर उसके बाद
मैं शुरू से लेके अब तक जो बात कर रहा था वो था इस्लाम के बहसियत मजहब की एक यूनिवर्सैलिटी के अंदर से उभरी हुई कौम की। मतलब उन्होंने अरब नेशनलिज्म की बात की है कि पूरी दुनिया में तारीख की इससे बड़ी सच्चाई दुनिया में नहीं हो सकती। कहा जाता है तुम्हारी सबसे अहम तरीन चीज क्या है, कहेंगे सकाफत। सकाफत बात क्या है, माँ बोली। कोई माँ बोली नहीं छोड़ता। आप जहाँ चले जाए, सिखों से जाकर गले मिलता है, पंजाबी बोली, मजा आ गया। पठान कहीं मिल जाए, रोगबड़ करता है, कहता है पश्तो बोली। जिस जगह पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा साहबी पहुंचे हैं, लोगों ने अपनी माँ बोली छोड़ दी। इराक में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मिस्र में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, शाम में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, उर्दन में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, सूडान में कभी अरबी बोली जाती थी, लिबिया में कभी अरबी। दे आर पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। ये अरब कल्चर नहीं है। उन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के साथ उस कल्चर को अडॉप्ट किया फिर साथ। आप सोच सकते हैं इराक के लोगों को गूंगा कहते थे। ये जो यज़गर्द का हेडक्वार्टर है, ये फुरात के ऊपर था। रिलीजन के साथ कल्चर को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा वो सारा चुच्छ हमारा ये जो इराक का इलाका है, इसके ऊपर जो कादसिया थी, ये ईरानियों की हुकूमत वहां थी, फुरात के ऊपर। यज़गर्द का इलाका जो वहीं पर था। ये दुबई, ये अबू धाबी, ये शाम, ये यमन, ये इलाके जो थे, ये कभी शाम के बाद होते। कहा उनसे पूछो तुम्हारी इसरानी कहां चले गई, उनसे पूछो इब्रानी कहां चले गई। आज वो सिर्फ 1400 साल के अंदर अरब दुनिया बन गए हैं। तो ये है इस्लाम का एजाज। ये दुनिया के किसी मजहब में ये एजाज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस्लाम एक और तरह की कौम तख्लीक करता है, और उसको कौम की तख्लीक। अब इन्होंने बड़ी मजेदार बात की कि बाउंड्रीज थी अंग्रेज की। अंग्रेज ने बाउंड्री खींची थी बंगाल की, बंगाल तकसीम हो गया। 71 में दोबारा बंगाल इकट्ठा होना चाहिए था। नारा क्या था? एक बंगाली कल्चर है, एक बंगला भाषा है, एक बंगाली जादू है, एक टैगोर है। जिस दिन बांग्लादेश इंडिया ने हमसे अलहदा किया, होना यह चाहिए था कलकत्ता स्कर्ट क्वार्टर हुआ। कहा मरीच मुसलमान अपना मुल्क अलहदा बनाओ। अगर इंडिया की एक कौम, बंगाली कौम एक होती तो आज एक बंगाल तो कम से कम बनता। मैं तो आज भी कहता हूं कि एक और मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर क्रिएट हुआ, वो बांग्लादेश। कि तुम बंगाली जरूर हो, यानी कितनी कितनी तकलीफ से बात है। ये बंगाली है, ये बांग्लादेशी है, ये कहां से तुमने वो कौम निकाल ली? इसका मतलब यह है कि एक रियलिटी दुनिया की इस्लाम ये है कि इस्लाम जो कहता है ना कि हम बिल्कुल अलहदा हैं। मैं आपको सही कहता हूं कि मुसलमान आज 9/11 के बाद तो दुनिया ने साबित कर दिया कि मुसलमान दुनिया से अलहदा कौम है। पहले 9/11 से पहले आपको कहते थे ही इज अल्जेरियन, ये मोरक्कन है, ये इंडियन है, आप कहते ही मुस्लिम। इस्लामोफोबिया कहां से आया? कि आप दुनिया में किसी मुल्क में रहते हो, आपका नाम अब्दुल्ला होना चाहिए, आपका नाम मोहम्मद हुसैन होना चाहिए, आपका नाम, यू आर टू बी ब्लेम्ड। क्यों? आप अलहदा हो, आप कल्चरल। वो कहते हैं कि अजीबो गरीब कौम है, 2-2 साल से जहां रहते जाते हैं, हमारे ना सूअर खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना अजीबो गरीब कौम। ये कैसी कौम आ गई है? तो असल मसला यह है कि बरसगीर पाक में सदियों से जो कायदे ने कहा था, उस दिन ये मुल्क बन गया था जिस दिन पहले मुसलमान शख्स ने इस्लाम कबूल किया। ये है क्रिएशन। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है और रेवोल्यूशन की बात हो रही है कि जब भी इनकलाब आते हैं तो ये इनकलाब ही है पाकिस्तान का बनना, रेवोल्यूशन का होना, इस नजरिए का पेश किया जाना, वो स्ट्रगल का होना, वो कुर्बानियां दिए जाना। तो कोई भी जो रेवोल्यूशन है वो विदाउट हीरोज नहीं आ सकता, वो विदाउट लीडर्स नहीं आ सकता। किसी एक शख्स की मौजूदगी में जो कि गाइड करे, जो कि लीड करे पूरे कौम को लेके, जो कि इनकलाब बर्पा करने का जज्बा रखती है। तो 1947 या उससे पहले की जो एक स्ट्रगल थी, उसमें हमारे जो हीरोज हैं, आज के शो में अगर हम उनका जिक्र ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। असद अली साहब, मैं चाहूंगी कि हमारे जो हीरोज हैं, हमारे बच्चों के लिए भी इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि हम बार बार आज के दिन या इस तरह के जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तानी हीरोज का जिक्र हमें करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहरहाल अभी औरिया साहब ने जो पूरी बात की है, डॉक्टर साहब ने बात की है, वो पूरा तारीखी पस मंज़र था कि जिसकी वजह से इस दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत पेश आई। और फिर 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क के अंदर जो है वो दो कौमी नज़रिए के मुताबिक करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। उस करारदाद पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर चेयर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब कर रहे थे, और उन्होंने ही, वही हमारे हीरो भी हैं। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ज़ाहिर उनका ही ख्वाब था जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ हुई। मैं उन हीरोज़ की ही सोच और अप्रोच को आगे लेकर चलना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा आपसे। वो ये
इस पूरी चीज़ को देखते हुए कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था, ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तकरीर में फरमाया कि हमें एक ऐसी जगह या एक ऐसा खित्ता चाहिए कि जहाँ पर हम इस्लाम के उसूलों को आजमा सकें और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये है कि एक बहुत बड़ा एरा गुजरने के बाद भी हम ये देखते हैं कि उन हीरोज़ ने और उन कुर्बानियों का जो हमारे आबा व अजदाद ने दी, जिन मकासद के लिए कुर्बानियाँ दी, वो मेरा ख्याल है कि वो आज हमें पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आ रही। यानी कि जो एक इस्लामिक स्टेट का नारा लगा था, जिस चीज़ के लिए ये पूरी की पूरी रिवोल्यूशन आपने कहा, इनकलाब बर्पा करने की तहरीक चलाई गई थी, वो कहीं पूरी की पूरी चीज़ हमें कहीं गुम होती हुई नज़र आई है। और ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर आप उसको ये कह लें कि एक पूरी सियासी ख़ानदानों की यलगार है जिन्होंने कब्ज़ा किया, चीज़ें की और अपनी ही मनमानी के साथ जो है वो इस मुल्क को एक नई सिमत की तरफ ले गए। इसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार रहा ज़ाहिर है वो तलबा का किरदार रहा, नौजवानों का किरदार रहा, पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा, इस्लामी यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा का एक बहुत बड़ा किरदार रहा उसके अंदर। यही इन्हीं तलबा के लिए फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि ये मुल्क और मिल्लत के महवार हैं, हमारे मुस्तकबिल हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो पता ये चला कि हमारे मुल्क के ऊपर जो पूरे का पूरा निज़ाम नाफिज किया गया, वो जिस तरीके का निज़ाम था या जिन लोगों ने हमारे मुल्क की बागडोर संभाली, उन्होंने उस दो कौमी नज़रिए को, मेरा ये ख्याल है कि शायद बिल्कुल एक किस्म से जो है वो रोनते हुए आगे बढ़े। और वो दो कौमी नज़रिया के जो एक कौम की बुनियाद पर मुसलमान और हिंदुओं का जो डिफरेंस करता हुआ एक नज़रिया था, वो शायद कहीं गुम हुआ। और जो हमें इस्लाम के निज़ाम को इम्प्लीमेंट करना था, जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी थी, जिसके उसूलों को आजमाया जाना था, वो मेरा ख्याल है कि कहीं गुम हुआ हमारी इस पूरी यानी कि चीज़ के अंदर। और फिर ज़ाहिर है नौजवानों के हवाले से भी अगर बात की जाए तो नौजवानों को भी हमारे मुआशरे में वो मकाम और हैसियत नहीं दी गई जो उनका हक बनता था या जो उनका हक बनता है वो आज भी। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इसको ज़रूर जो है वो रिव्यू करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए कि जो दो कौमी नज़रिया जिस बेस के ऊपर पेश किया गया और उसके बाद पूरी स्ट्रगल की गई, स्ट्रगल के बाद जो हमें 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसके बाद क्या आज हम 70 साल 74 साल गुजरने के बाद भी वहाँ खड़े हैं कि जो जिस मकसद के लिए हमारे आबा व अजदाद ने लाखों नहीं बल्कि मतलब करोड़ों लोगों की जो है वो जानों का नजराना पेश किया, लेकिन वो शायद कहीं मेरा ये ख्याल है कि वो कहीं गुम होता हुआ नजर आया है। बहुत सारी बातें हमें और भी जानी है तारीख के हवाले से। हेडलाइन ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले खान साहब जी मैं कुछ सुनना पसंद करेंगे हम और हमारी ऑडियंस भी ब्रेक पर जाने से पहले। इन्हीं की गुफ्तगू के मुताबिक मैं ये पेश कर रहा हूँ।